बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा और स्टूडियो में आ चुके हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी। मॉनसून सत्र की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अगले सोमवार से पार्लियामेंट का यह सत्र जो ऐतिहासिक भी हो सकता है, अगर सरकार जो जिस चीज की तैयारी कर रही है अगर उसके नंबर पूरे हो जाएं और वो बिल आए और पास हो जाएं तो महिला आरक्षण, डीलिमिटेशन, वन नेशन वन इलेक्शन, चलिए उसकी बात भी ना करें, महिला आरक्षण और डीलिमिटेशन बिल पास होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन इसको लेकर के सरकार की तैयारी के अलावा ऑपोजिशन की क्या तैयारी है, ऑपोजिशन का खेमा कितना इंटैक्ट है, एकजुट रह पाएगा, क्योंकि एक एक करके दल छिटकते दिखाई दे रहे हैं। शरद पवार की पार्टी, अब तो उद्धव ठाकरे की पार्टी भी। कांग्रेस पार्टी ने आज मॉनसून सत्र की तैयारियों का जायजा लेने के लिए और अपनी एक रणनीति बनाने के लिए सोनिया गांधी के घर पर संसदीय दल की बैठक बुलाई थी। वो बैठक खत्म हुई है थोड़ी देर पहले और सोनिया गांधी के नेतृत्व में 20 जुलाई से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र की पूरी रणनीति तैयार हो गई है और इसको लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी की गई है। आपको दिखाते हैं जयराम रमेश क्या बता रहे हैं, क्या फैसले लिए गए हैं, खास तौर पर परिसीमन बिल, डीलिमिटेशन बिल, जिसके ऊपर महिला आरक्षण को भी पास नहीं होने दिया 17 अप्रैल को इसी साल विशेष सत्र में जब वो बिल लाया गया था। अब कांग्रेस क्या कह रही है, देखिए। 35 नेता बोलते हैं, सरकार की ओर से 4 नेता सुनते हैं और 2 लोग जिनको करना है 2 नेता वो करते हैं। यही हमारा अनुभव रहा है पिछले 12 साल में। 35 से 40 लोग बोलते हैं इन बैठकों में। 4 लोग राजनाथ सिंह जी, नड्डा जी, किरण रिजिजू जी और एक MOS बैठते हैं, सुनते हैं, नोट लेते हैं, पर होता है जो 2 लोगों की मनमर्जी, जो बुलडोज कराना चाहते हैं वो करते हैं। पर जो हम अनुमान कर रहे हैं जो विधेयक आ सकते हैं उस पर काफी लंबा चर्चा हुआ। जो सुनने को मिला है कि गृह मंत्री प्रयास कर रहे हैं परिसीमन विधेयक, जो 17 अप्रैल को सरकार को 2/3 बहुमत नहीं मिला और काफी भारी हार हुई सरकार की, उस विधेयक को वो वापस लाना चाहते हैं। उस पर भी चर्चा हुआ आज इस बैठक में। जो बर्खास्त करने वाली विधेयक है, जिस पर JPC का गठन हुआ, जिस JPC का बहिष्कार विपक्ष पार्टियों ने किया, उस पर भी बहस हुआ और कांग्रेस पार्टी हमेशा हमारी ये राय रही है, हम परिसीमन विधेयक का पूरा विरोध करेंगे, करते रहेंगे और सभी विपक्ष पार्टी की एकता और एकजुटता बरकरार रखने में हम पूरा प्रयास करेंगे, करते रहेंगे। ऐसे ही ये बर्खास्त करने वाले। तो जयराम रमेश जी ने बड़ा साफ साफ बता दिया कि कांग्रेस का रुख क्या है। डीलिमिटेशन बिल का, परिसीमन बिल का हम विरोध करेंगे, उन्होंने कहा। और अब वो कह रहे हैं कि हम देखेंगे कि विपक्षी एकजुटता बरकरार रहे, लेकिन वही सबसे बड़ा संकट है कांग्रेस के सामने। कितने दल अब उनका साथ देंगे? DMK पहले अलग हो चुका, अब इस मुद्दे पर शरद पवार जी जो हैं वो NDA के साथ आने का मन बना रहे हैं, ऐसा लग रहा है। लंबी चौड़ी बात कल भी हमने प्रोग्राम में आपके साथ की थी। अब तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के बचे कुछ सांसद वो भी ये कहने लगे हैं कि भाई अगर सरकार जो बातें कह रही है वो एक बार बिल आ जाए, हम पढ़ लें और हमारे सुझाव अगर बिल में डाल दिए जाएं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम फैसला करेंगे कि हमको इसका समर्थन करना है कि नहीं करना। वो मना नहीं कर रहे हैं। तो इस वक्त खतरा कांग्रेस पार्टी के सामने यह है कि वो इस जिद में कि हमें विरोध करना है, कहीं अकेली अलग थलग पड़ती हुई ना दिखाई दे। इसका बड़ा गंभीर संकट उसके सामने है। इसकी बात भी हम लोग करेंगे। और मैं क्यों आपसे ये बात कह रहा था सर, जल्दी से मैं एक बार सुना दूं मैं UBT वाला, क्योंकि पार्टी टूट गई दूसरी बार, 9 में से 6 सांसद चले गए। उसके बाद जाकर के उनके 3 सांसदों के बयान आ रहे हैं कि भाई देखेंगे, तो अगर बिल ठीक ठाक बन गया तो हम समर्थन दे देंगे। पहले ही कर दे तो शायद पार्टी नहीं टूटती। वो 6 लोग उधर शायद न जाते। चलो उनकी अपनी मजबूरियां जो भी हों, वो उन्होंने जैसे भी फैसला किया, कम से कम इस मुद्दे पर तो दबाव नहीं बनता उनके ऊपर। 2 बयान, छोटे छोटे बयान हैं, संजय राउत जी का और अरविंद सावंत जी का। अरविंद सावंत लोकसभा के सांसद हैं, संजय राउत राज्यसभा के सांसद हैं। दोनों के बयान बिल्कुल एक जैसे हैं, सुनिए। हमने जो उनको सूचनाएं की है, इस प्रकार से बिल में आप थोड़ा दुरुस्ती करो, अमेंडमेंट करो, लेकर आई। अगर उस हमारी बात मानी जाती है तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उनकी कथनी और करनी में फर्क रहता है। कागज पे आने दो, उसके बाद में हमारे
पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब से चर्चा करके हम तय करेंगे। करनी क्या है, करनी में देखने के बाद हम सोएंगे, दिक्कत है या नहीं है, आज नहीं। दोनों ने यही कहा कि हमने जो कहा कागज पर लिख के दे दो, फिर हम बात करेंगे। कागज पर लिख कर देने के लिए तो 17 अप्रैल को ही तैयार था अमित शाह। हम लिख देते हैं 50% इंक्रीज, यूनिफॉर्म इंक्रीज इन एवरी स्टेट, सीटों का ये होगा। अब ये जो आपकी स्क्रीन पर है ये भी शिवसेना यूबीटी की नेता है, सांसद थी प्रियंका चतुर्वेदी जी राज्यसभा की। ये क्या कह रही है? ये कह रही है मैं तो शुरुआत से इस पक्ष में हूं कि सीटें बढ़नी ही चाहिए, आबादी इतनी बढ़ गई है, अब रिप्रेजेंटेशन जो है बेहतर करने के लिए सीटें बढ़ानी पड़ेंगी। और वो कह रही हैं कि मैं ये उम्मीद करती हूं कि जितनी विपक्षी दल हैं वो अपने रुख पर दोबारा विचार करेंगे। तो यूबीटी कहीं नहीं जा रही, अब ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया है। डीएमके की कन्फर्मेशन दे दी थी, पी चिदम्बरम ने परसों पोस्ट करके कि वो जाने वाले हैं, शरद पवार का नाम भी जो है वो उन्होंने दे दिया था। तो अब कांग्रेस कह रही है साहब हम नहीं जाएंगे। और एक बात और गौर कीजिएगा, जो महिला बिल या डिलिमिटेशन बिल पर जो सुप्रिया सुले ने बोला कल या आज जो ये यूबीटी के नेता बोल रहे हैं, ये डिलिमिटेशन बिल की बात कर रहे हैं, महिला आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब यहां वो गोलमाल नहीं है कि महिला आरक्षण के तो हम साथ हैं लेकिन डिलिमिटेशन बिल पास नहीं होने देंगे। ये डिलिमिटेशन की बिल की बात कर रहे हैं कि लिख के दे दो तो हम लोग सोचेंगे। जी त्रिपाठी जी, कांग्रेस कह रही है हम नहीं। कांग्रेस सिर्फ विदेश जाएगी, कांग्रेस किसी बिल पर साथ नहीं जाएगी। राहुल जी विदेश चले जाएंगे और उसके बाद लौट के आके उम्मीद करेंगे कि विपक्षी पार्टियां उनकी प्रतीक्षा करती रहें। जिस दिन उनका फ़ोन वो क्या कहते हैं नेटवर्क नॉट रिचेबल से रिचेबल हो जाए, उस दिन उनसे बात करें और कहें कि सर हम समर्थन करना चाहते हैं और हम आपके साथ ही रहेंगे चाहे जो जाए। सवाल यह है कि लोकतंत्र में संसद मुद्दों पर किसी के साथ या विरोध के लिए होता है या मेरा मन है, आज हमारा मन है, आज हमने तय किया है कि हम सबके विरोध में बोलेंगे। ऐसे हो सकता है क्या? इशू सामने आएगा, बातचीत होगी, उस पर मुझे लगेगा अच्छा मेरी 4 बात है जो विजय जी को नहीं समझ में आ रही, तो हम कोशिश करेंगे। फिर भी अगर नहीं मानेंगे तो इनके खिलाफ जाएंगे। लेकिन हम कहें कि ना चाहे हम दोनों एक बात कह रहे हो लेकिन हम विरोध करेंगे। कांग्रेस का रुख कुछ उस तरह से दिख रहा है और इसको सरल भाषा में समझें, कांग्रेस एंटी डेमोक्रेटिक बिहेवियर कर रही है। ये अलोकतांत्रिक लोकतंत्र विरोधी व्यवहार है। क्योंकि आप अगर ये कहते हैं कि विपक्षी पार्टियों को हम साथ लेंगे, उनका क्या है मसला? भाई आप परिसीमन क्या नहीं चाहते हैं? क्या पिछले कम से कम 20 सालों से ये चर्चा लगातार नहीं होती रही कि भाई सदन छोटा है, सदन को बड़ा किया जाना चाहिए, जो प्रतिनिधित्व है वो बहुत ज्यादा लोगों का बहुत कम लोग कर रहे हैं, ये 543 से काम नहीं चलेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा, हम अगर ये नहीं करेंगे तो हमारे लोकतंत्र को खतरा है उससे, क्योंकि उतना वो जो कहते हैं ना डिसप्रपोर्शनेट हो जाता है। अब उसको प्रोपोर्शनेट किया जा रहा है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, तो उसमें क्या कैसे मुश्किल हो सकती है? फिर दूसरा क्या है कि कोई तरीका तो हम निकालेंगे। भाई अलग अलग लोग हैं, किसी ने जनसंख्या घटा ली, किसी की बहुत अच्छी जो कहते हैं ना कि पर कैपिटा इनकम किसी स्टेट की है, किसी मैन्युफैक्चरिंग लगी है, कहीं से रोजगार वाले मजदूर आते हैं, ये सब मिलकर देश बनता है। तो फिर कहते हैं अच्छा कोई फॉर्मूला दो, तो एक फॉर्मूला निकला कि चलो 50% करते हैं जिससे किसी को ना लगे। हालांकि उसमें जो परसेंटेज टर्म में उसमें उत्तर को नुकसान होगा, लेकिन उसके बावजूद देश एक तरफ चले। अब अगर सब मान जा रहे हैं तो कांग्रेस क्या कहेगी कि चूंकि सब लोग मान जा रहे हो और हमें अमित शाह की शक्ल थोड़ी कम पसंद है। हाँ, यही तो हुआ ना? ऐसा ही कुछ है इस बार। अमित शाह की शक्ल पसंद नहीं, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। ठीक, हमारे सहयोगी सचिन चौधरी मुंबई से हमारे साथ लाइव है, एक बार जरा उनके पास हम चलते हैं। सचिन कल से रिपोर्ट कर रहे हैं, कल भी हमारे साथ प्रोग्राम में लाइव थे कि भाई यूबीटी के जो 3 सांसद बचे हुए हैं वो भी साथ में जाएंगे और एनसीपी शरद पवार की पार्टी तो जाएगी ही जाएगी। मैंने अभी एक स्टेटमेंट रखा हुआ था, अब आप आए तो मैं नहीं सुनाता, मैं बता देता हूं। नाना पटोले, ये कांग्रेस के नेता है, महाराष्ट्र के ही हैं, आज इंसिडेंटली हमारे पास सारे बयान महाराष्ट्र के हैं। वो ये कह रहे हैं मैं उम्मीद करता हूं कि डीएमके हो, शरद पवार की पार्टी हो या उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, ये लोग इस बिल का विरोध करेंगे। अब उम्मीद पे अगर मामला टिक जाए आकर के तो समझिए कि खेल हो चुका है, फिर इन दलों का मन जहां पर लगना था वो लग चुका है। जी सचिन। देखिए सौरभ, महाराष्ट्र कांग्रेस के दफ्तर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कल जिस तरह से सुप्रिया सुले ने बयान दिया था कि 50% की शर्त अगर मान ली जाती है तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा, और सुप्रिया सुले ने भी डीएमके, जेएम और बाकी दलों के नाम लिए थे जो इंडिया अलायंस का हिस्सा है। तो इस बात को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस खासी नाराज़ है। महाविकास आघाड़ी पर इसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है और आने वाले दिनों में और भी दिखाई देगा। शायद ये 1-2 महीने के बाद शायद महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में अस्तित्व में ही ना रहे। आज भी कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि सुप्रिया सुले को अधिकार किसने दिया कि वो
इंडिया अलायंस की बात करें, बाकी पार्टियों की बात करें कि ये शर्तों के आधार पर हम सपोर्ट देंगे, उनकी पार्टी की भूमिका जो है वो रख सकती है। लेकिन इंडिया अलायंस और कांग्रेस की बात करने का अधिकार उन्होंने किसने दिया, उनको किसने दिया? तो कड़ी शब्दों में कांग्रेस के नेता, खासतौर पर महाराष्ट्र के नेता जो है वो शरद पवार एनसीपी पर टूट पड़े हैं और नाराजगी अपनी व्यक्त कर रहे हैं। रही बात यूबीटी शिवसेना की, तो वो भी यही बात कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को हमने पूछा, उनके जो प्रवक्ता है अतुल लोंढे, वो उनको भी हमने पूछा कि जो आप कांग्रेस बात करें कि हमारा इस बिल को जो है विरोध रहेगा, बिल जो है देश हित में नहीं है, अन्यायकारक है, ऐसा उनका दावा है। यही भूमिका जो है शरद पवार की पार्टी या यूबीटी शिवसेना क्यों नहीं ले रही है? तो उनका कहना था कि उन्हें ऐसे बयान देने से बचने चाहिए, ताकि एमवीए या इंडिया ब्लॉक में जो है वो कहीं ना कहीं मतभेद उभर कर सामने आ रहे हैं और वो दिख रहे हैं। उनका कहना है कि अब इंडिया अलायंस की बैठक होगी, उसमें सभी लोग आएंगे, वहां पर विस्तार से बात होगी, लेकिन कांग्रेस का विरोध रहेगा। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं वो भी दबी जुबान मान रहे हैं कि उनके सहयोगी दल अलग उनसे भूमिका ले रहे हैं और लेने जा रहे हैं, और हो सकता है उस पर अमल भी कर दे। सौरभ, बहुत शुक्रिया। तो महाविकास आघाड़ी और इंडिया ब्लॉक में कहीं ना कहीं दरार और टूट इस कारण जो है दिखाई दे रही है। बिल्कुल साफ। बहुत शुक्रिया सचिन आपका, बड़ी क्लैरिटी से आपने बताया कि चल क्या रहा है विपक्षी गठबंधन के अंदर। सचिन जी कल ये भी बता रहे थे कि सुप्रिया सुले को फोन गया कांग्रेस के एक सीनियर लीडर का, नाराजगी व्यक्त करते हुए कि आपने ऐसी बातें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों कही। अच्छा, उन्होंने क्या गुनाह कर दिया? उन्होंने अपनी पार्टी की भूमिका बताई पहले कि हम विचार करेंगे, फिर उन्होंने कहा हम यही इंडिया गठबंधन के अपने सहयोगी दलों के साथ डिस्कस करेंगे। इसमें और कौन सी बात? मतलब कांग्रेस को यह बात इतनी चुभ रही है कि हम विचार कर सकते हैं, अगर बिल में जो लिखा हुआ आएगा उसको पढ़ने के बाद तब हम फैसला करेंगे। कह रहे आप आउटराइट नो क्यों नहीं कर रहे हो, सीधे सीधे मना क्यों नहीं, खारिज क्यों नहीं कर रहे हो कि हम साथ नहीं देंगे, जैसा आज कांग्रेस पार्टी ने जो रुख लिया है? समीर जी, कांग्रेस की एक तो ये आपत्ति थी सुप्रिया सुले के साथ कि जब सुप्रिया सुले ने पत्रकार वार्ता ली तो कांग्रेस का ये कहना था कि भाई जब आप पत्रकार वार्ता लेने जा रहे हो तो अब हम तो चर्चा कर लेते कि इस मामले में आपको क्या कहना है क्या नहीं कहना है, नंबर 1। दूसरा, कांग्रेस को ये भी आपत्ति थी कि शरद पवार के घर पर सिल्वर ओक पे जो बैठक हुई, जिसके अंदर जयंत पाटिल थे, शरद पवार थे, सुप्रिया सुले थे, फिर देवेंद्र फडणवीस के साथ बातचीत हुई। इस पूरी बातचीत को कांग्रेस को अंधेरे में रखा गया, कांग्रेस से कोई बातचीत नहीं की गई, ना कांग्रेस को बताया गया कि क्या बातचीत हो रही है। कांग्रेस इस बात को समझ गई है कि अब सुप्रिया सुले और शरद पवार ने महाविकास आघाड़ी से अलग होने का मन बना लिया है और अब वो सत्ता पक्ष के साथ जाना उनका लगभग तय हो गया है। अब यह डर सता रहा है इनको कि अगर शरद पवार इंडिया के साथ चले जाते हैं पूरी तरीके से साथ, तो महाराष्ट्र के अंदर फिर कांग्रेस अकेली पड़ जाएगी। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से अभी जयराम रमेश का जो बयान आया पत्रकार वार्ता में, यह बता रहा है कि इंडिया गठबंधन टूट गया है। क्या कांग्रेस ने अपने संसदीय दल की बैठक बुलाई? होना यह चाहिए था विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी को या सोनिया गांधी को बड़े नेता के रूप में, ममता बनर्जी को बुलाना था, अरविंद केजरीवाल को बुलाना था, तेजस्वी यादव को बुलाना था, तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन को बुलाना था। इन लोगों से बातचीत करनी थी और फिर ये बताना था कि हम ये सब दल इंडिया गठबंधन के जो बिल आने वाला उसका हम विरोध करेंगे और हम सब एकजुट हैं। कांग्रेस अकेली अगर पत्रकार वार्ता ले रही है और ये जयराम रमेश बता रहे कि उम्मीद करते हैं कि इंडिया गठबंधन के अंदर हमारे साथ रहेंगे, इसका मतलब ये है कि सारे दल जो है वो भी मान लेते हैं कि चलिए पहले आप सहयोगियों से बात करने से पहले अपनी पार्टी में क्या करना है वो डिसाइड करने के लिए अपनी मीटिंग बुलाएं। लेकिन ये सारी एक्सरसाइज इतनी लेट है, मंडे को तो सत्र शुरू हो जाएगा। तो ये कह रहे थे भाई काम राहुल, वजह क्या है लेट होने की? राहुल गांधी देश में नहीं है। नहीं, राहुल गांधी आने के बाद भी राहुल गांधी 48 घंटे लगे ना, जिस दिन आते राहुल गांधी उसी दिन बैठक कर सकते हैं। इंडिया गठबंधन सवाल है तो राहुल गांधी का ये आने के बाद भी आपकी बात, एक तो मुश्किल क्या है, हम भी कम ही जाते हैं बाहर, बात देश में तो जाना होता, लंबी यात्रा के बाद जेट लैग होता है सर। आप तो मतलब आप कोई चीज जानते नहीं तो टिप्पणी कर देते हैं। गलत बात, आते ही वो पंजाब की मीटिंग ले ली थी उन्होंने। अच्छा, तब ठीक है भाई सर, लेकिन क्या मतलब कांग्रेस का ये शिकायत करना आप तो जानते होंगे अपने सहयोगियों से कि आप हमारे पे, आप सेम पेज पर हमारी तरह, बस सीधे सीधे मना क्यों नहीं कर देते हो कि साहब कोई नथिंग डूइंग, 17 अप्रैल को खिलाफ वोट दिया था, इस बार ही खिलाफ वोट देंगे। ये क्या बात हुई कि विचार करेंगे? जायज है ये? जायज की बात नहीं, इसको समझिए पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को। 17 अप्रैल को जो हुआ उससे बड़ी ताकत तो विपक्ष को और कांग्रेस को नहीं थी। यदि उस दिन से वो इस कैंपेन को सस्टेन करते, और जैसे अमित शाह ने 20 दलों को 20 एमपीज को इधर बुला लिया, ऐसे वो और जो पार्टीज थी एनडीए की उनको भी तो इधर शामिल कर सकते थे। जो इतना बड़ा झटका 12 साल में 14 साल में नरेंद्र मोदी सरकार को नहीं लगा, वो आपने लगा दिया, तो उस ताकत को आपको मूवमेंट को बनाना चाहिए था ना, बरकरार रखना था। भाई जो डिलिमिटेशन पर आप खिलाफ हैं, हम उससे सहमत हैं कि नहीं है वो अलग इशू है, तो आपको उसके लिए कम से कम अपने जो विपक्ष के लोग हैं उनको एकजुट रखते, और दूसरा नए लोगों को भी उसमें शामिल करते, तो वो 54 से 90 हो जाते। और फिर इस सरकार की हिम्मत नहीं होती कि वो इसको कैसे लाए। सर किसको शामिल करते? जीतन राम मांझी को करते हैं,
ये चिराग पासवान को करते नॉन कौन सीरियस आता बात नहीं कर एनडीए रहा में कौन आता मैं, सर? सीरियस मैं नोट कह पे रहा हूं, बात जितने कर रहा हूं। वोट पड़े थे उतने तो इंटैक्ट कम से कम वो तो इंटैक्ट रहते, पहली बात। और फिर इस दौरान क्या कांग्रेस ने विपक्ष के नेता के तौर पर, मतलब सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर कोशिश की कि भाई अपने दलों को, अपने जो परिवार है अपोजिशन का, उसको इंटैक्ट रखा, उनको कन्विंस किया कि भाई क्या परेशानी है। उसके लिए एक मौका उनको पहले ही, मतलब एक वार्निंग के तौर पर कांग्रेस में मिल गई थी, जब कुछ दलों ने उस दिन जब ये गिरा था तब कहा था कि 50% पर यदि आप इंक्रीज कर लेंगे यूनिफॉर्म तरीके से तो हम इस पर सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब कांग्रेस को ये तो अंदेशा, केसी वेणुगोपाल ने बोला था, हाउस में बोला था, अमित शाह ने तभी तो जवाब दिया था कि मैं 1 घंटे में लिखवा के दे दूंगा आप अगर सहमत हो तो। हाँ, क्लैरिटी उनके घर में नहीं है। नहीं वो नहीं है, मैं तो बात बता रहा हूँ कि भाई आप उस पर काम करते ना। अब बीजेपी ने जो काम कर लिया कि उसने अपना नंबर बढ़ा लिया, जो वो तो एक बड़ा झटका था, उसको नहीं किया है। और ये जो बात वो कर रहे हैं 50% वाला, तो उनको एक अमेंडमेंट या एक सुझाव भी देना चाहिए था अपने सहयोगी दलों को और देश को कि वो कैसा डिलिमिटेशन चाहते हैं। क्या वो डिलिमिटेशन नहीं चाहते? क्या वो पॉपुलेशन? ये है मेन मुद्दा। कांग्रेस और इन पार्टियों के रुख में जो अंतर है वो ये है, कांग्रेस ने डिलिमिटेशन को बनाया मुद्दा। महिला आरक्षण से प्रॉब्लम नहीं है, डिलिमिटेशन नहीं होने देंगे। और ये इन सारे दलों को अब डिलिमिटेशन में प्रॉब्लम दिखनी बंद हो गई है। नहीं, वो उसमें मूल अंतर है सर। उसमें एक बड़ा काम हुआ ना, आप समझिए थोड़ा सा, ये बहुत सीरियस इशू है। अमित शाह जी ने एक बड़ा काम कर दिया जिस पर विवाद हो रहा था नॉर्थ वर्सेस साउथ में, पॉपुलेशन को लेकर, कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतना बड़ा डिलिमिटेशन, उतने नंबर आपके पास पड़ जाएंगे। इसको लेकर साउथ का और नॉर्थ ईस्ट का सबका विरोध था, तो उनका इसको एक यूनिफॉर्म 50% कर देते हैं। तो एक जो बड़ा लॉजिक था वो खत्म हो गया आपके पास। अब इसमें कांग्रेस का बड़ा लॉजिक है, वो भी लॉजिकल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ऐसा समझना कि हम कांग्रेस को सुनते नहीं इसलिए हम समझते हैं कि कुछ भी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 50% जो बढ़ाया गया है वो एब्सोल्यूट गैप को बढ़ा रहा है पार्लियामेंट में, और वो फैक्ट है। अब वो एब्सोल्यूट गैप जो आप कह रहे हैं, क्यों नहीं आपने अपने सहयोगी दलों को और देश को इसके लिए कन्विंस किया? सबसे बड़ी बात आप सर, फिर वही बात, सबसे बड़ा, सबसे मुखर विरोध रखने, आप ठीक कह रहे हैं बात को, ठीक है, वो उनका लॉजिक वो है। हाँ। लेकिन इस लॉजिक पर तो फिर आपको डीएमके को साथ रखना था ना। मैं तो यही कह रहा हूं, पहले तो तुमने डीएमके को लात मार के बाहर किया। हाँ। अपने गठबंधन से। अब वो तो मतलब दिल जला है वो तो। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि वो 54 दिल जले तो नस काट लेते हैं अपनी। 54 को, 50 को, 60 को, वो तो उस मोड में है डीएमके। कॉलेज टाइम से निकलिए अभी पार्लियामेंट में आइए। हाँ सर, देखिए किसको दोष देंगे राहुल गांधी? अब देखिए, सबसे पहले तो राहुल गांधी पर ही बात होनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी पे बात होनी चाहिए। ये पूरी तरीके से अनडेमोक्रेटिक है कि आप सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए आप बुलडोज कर रहे हैं कि भाई हम सब जानते हैं कि जनसंख्या के अनुसार सीट तय होती है। लोकतंत्र का यही मतलब होता है। हम प्रतिनिधित्व किसका देते हैं? जनता का देते हैं। तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए थी कि एक कंस्टिट्यूएंसी में एक व्यक्ति जो है वो 25 लाख का प्रतिनिधित्व करे और दूसरी कंस्टिट्यूएंसी में 5 लाख का प्रतिनिधित्व करे। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। लेकिन इस तर्क को भी, साउथ नॉर्थ डिवाइड न हो, इस तर्क को भी मान करके सरकार ने कहा कि अक्रॉस द बोर्ड हम सब, अक्रॉस द स्टेट्स हम 50% करते हैं। तो इसलिए सबसे पहला जो घटिया तर्क दिया गया कांग्रेस पार्टी से, वो साउथ और नॉर्थ को डिवाइड करने की कोशिश, देश को बांटने वाली ये बात है। दूसरी बात, अब जब सरकार ने ये तय कर लिया कि ठीक है हम अक्रॉस द बोर्ड सबका ये है, तब अब तर्क आ रहा है जो विजय जी तर्क दे रहे हैं कि कांग्रेस का तर्क मैं बता रहा हूं। नहीं, बिल्कुल सही बात है जो विजय जी, मैंने बताया, हमने ये नहीं कहा कि विजय जी तर्क दे रहे हैं। जो विजय जी ने बताया बिल्कुल सही बताया कि भाई कल भी इसका चर्चा हुआ था कि 72 सीटें यदि महाराष्ट्र का हो जाता है और उत्तर प्रदेश जो है वो 120 हो जाता है, तो दोनों के बीच का गैप, जो पहले गैप था और बाद का जो गैप है, वो बढ़ जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी को डर ये है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से के लिए साउथ की संभवतः जरूरत ही नहीं पड़ जाए। वो अपना उत्तर पश्चिम और नॉर्थ ईस्ट से काम चला ले, और इसने में भारतीय जनता पार्टी, डर यहाँ है कांग्रेस पार्टी का। अब रही बात कि कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगी दलों को समझाती क्यों नहीं है। कांग्रेस पार्टी पहले अपने लोगों को तो समझा ले। राहुल गांधी के पास इतनी फुर्सत कहाँ है कि वो बैठ करके अपने लोगों को ये समझा लें इस तर्क को। दूसरी बात, सहयोगी दल आपका सबऑर्डिनेट नहीं है।
जो आप ये तय करें कि वो आपसे बात करके क्यों नहीं बात किया। क्या कांग्रेस पार्टी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो आपने सारे सबऑर्डिनेट दलों के साथ, सारे ये क्षेत्रीय दलों के साथ बात करने के बाद करती है क्या? आपने क्या उनको समझ रखा है? अपने जूते का पवैया समझ रखा है, पैर का जूता समझ रखा है? वो एक स्वतंत्र दल हैं, क्षेत्रीय स्तर पर काम करते हैं। तो ये आपकी ये सोच जो है ना अपने आप में दादागिरी वाली है कि आपने हमसे क्यों पूछ करके क्यों नहीं किया। उनको अपना तय करना है कि वो किस बात, मान लेते हैं कि हम, मेरा कॉन्सेंसस कहता है कि भाई इस सपोर्ट को महिला आरक्षण बिल के में यदि संख्या बढ़ती है तो हमको बढ़ाना चाहिए। महिला आरक्षण को बेहतर तरीके से लागू करना हो तो हमको ये सीटों की संख्या जो है वो बढ़ाना चाहिए, और हमको डिलिमिटेशन पर भी साथ जाना चाहिए सरकार के। ये देश के भले के लिए है। यदि ऐसी सोच यदि क्षेत्रीय दलों को होती है, कॉन्शियस होती तो 17 अप्रैल को भी होती। नहीं, आज क्यों है? नहीं, हो सकता है। नहीं, 17 अप्रैल को दूसरी बात थी ना। 17 अप्रैल के बाद एक चीज और देखिए सौरभ जी, एक चीज 17 अप्रैल में और आज में फर्क क्या? 50% वाली बात सर हम ही लोग रिपोर्ट कर रहे थे कि ऐसा ही होगा, और हाउस में भी बोल दिया था। ऐसे नहीं होता ना। चलिए वो मान लेता हूं, ऐसे नहीं होता। सौरभ जी, ये भी देखिए कि उसके बाद आपका बंगाल का चुनाव हो रहा है। सरकार उसके बाद प्रेशर में आई है। इलेक्शन के बीच में। हाँ बोलिए। सरकार की तरफ से कोर्स करेक्शन और लचीलापन दोनों दिखाया गया। हाँ, कोर्स करेक्शन है। आप समझिए इसको, वो वहां तक पहुंचे जिनको उनको लगा, उस वक्त भी उनको ये लगा होगा, कोई न कोई बातचीत जरूर होगी, उस वक्त उनको ये लग रहा था अमित शाह को या सरकार को कि ये लोग सब मान जाएंगे। वो नहीं माने, तो सरकार इसके बाद कोर्स करेक्शन करती है, लचीली होती है। और ये लोकतंत्र की तो यही खूबसूरती है, होना चाहिए। आप लचीले हुए, आपके साथ ये सारे लोग खड़े हो गए कल तक जो टेढ़े खड़े थे। और कांग्रेस यहां जिसको कहते हैं ना कि आजकल बड़ा प्रचलित है, तो मैं वो शब्द इस्तेमाल कर देता हूं, मिसिंग लिंक है कुछ उनका, कुछ जिद पे है कांग्रेस। जिद कह ले या मतलब जिद से ज्यादा वो कहते हैं ना, जैसे कई बार हम लोग कहते हैं कि वो उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश नहीं। जिद तो एक होता है, दूसरे सुधार की गुंजाइश नहीं। तो राहुल कांग्रेस में सुधार की गुंजाइश नहीं, ये कुछ इस तरह का। लेकिन पॉलिटिकल समझदारी जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, कांग्रेस की तरफ से अगर इसको देखें तो कांग्रेस को जो ऐतराज था या कांग्रेस को जो शंका है कि इससे बीजेपी क्या फायदा लेने की कोशिश करेगी, वो उस पर कायम है कि भाई ये डिलिमिटेशन गड़बड़ करेंगे, इसलिए हमको भरोसा नहीं है इन पे, तो हम इनको मौका नहीं देंगे। तो पॉइंट बताएगी ना। आपने पहले कहा कि आप उसका सुझाव परसेंटेज टर्म में भी वो बढ़ना है, उन्होंने कहा ये कर देते हैं। और बाकी तो आप जब ऐसे कह रहे हैं तो आप जरा सोचिए, सीटें बढ़ाने की बात नहीं है ना, वो तो टेरिटरी मार्किंग, वो तो टेरिटरी मार्किंग पर प्रोसेस है। उस प्रोसीजर को तो आपको देखना पड़ेगा। पार्लियामेंट्री ऐसा थोड़ी नहीं कि उसको अमित शाह ड्रॉ करेंगे, वो तो एक कमीशन बनेगा, बाकायदा होगा। समझाया था कश्मीर में कैसे डिलिमिटेशन हुआ, असम में डिलिमिटेशन में बीजेपी ने कैसे फायदा उठाया, सभी नहीं है। 2008 में हुआ तो फिर इन्होंने सारा फायदा ले लिया। ये तो बड़ा स्वाभाविक है। और कितना आप करें, अच्छा बताइए क्या कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम बताते हैं, अभी 5 दिन पहले एक समाजवादी पार्टी के नेता से हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि सब ठीक रहा और मान लीजिए 2 सीट हो गई तो फिर हम लोकसभा लड़ जाएंगे। समझ रहे हैं ना, समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि अगर 2 सीट हो गई तो विधानसभा का है, लोकसभा लड़ जाएंगे। इसका मतलब यह है कि आपको लग रहा है कि आप इसको डिरेल कर रहे हैं। हर पार्टी के भीतर जल्दी से जल्दी ये लागू हो, उसकी इच्छा है। बस एक बात और कर लीजिए, अभी बात हो रही है तो 21 जुलाई को मतलब पार्लियामेंट सेशन के अगले दिन एनडीए की मीटिंग है। हर बार होती है सेशन में एनडीए की मीटिंग होगी, तो ये रोचक होगा देखना कि एनडीए की मीटिंग में इस बार कौन से नए लोग आते हैं। समीर जी, तो 20 तारीख को ही पता चल जाएगा। लगता है कि अभी ये तो तय है कि एनसीपीआई तो शामिल होगी उसके अंदर, जो बंगाल से जो गए वो तो आएंगे, बिल्कुल शामिल होगी। और जो उद्धव ठाकरे के जो सांसद टूटे वो तो शिवसेना में शामिल हो गए, तो शिवसेना के हिस्सा वो बन ही चुके हैं। बस ये देखने वाला, हाँ बस ये देखने बात है कि शरद पवार की पार्टी इसमें शामिल होती है क्या एनडीए के रूप में। लेकिन मुझे लग रहा है एनडीए में वो तब आएंगे जब शरद पवार की जो शर्तें होंगी सुप्रिया सुले को लेके वो होगा। और मुझे लग रहा है पहले कोशिश होगी कि महाराष्ट्र का मामला निपटा दे। शरद पवार को इंटरेस्ट महाराष्ट्र में कि उनके विधायकों का क्या होगा, कैबिनेट में कोई जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, दिल्ली में मिलेगी नहीं, ये सारी चीजें चर्चाएं हो रही है। ये चर्चा होने के बाद मुझे लगता है उसके बाद शरद पवार आएंगे। फिलहाल मुझे इसकी संभावना कम नजर आती है। वो भी मुद्दों पर आधारित समर्थन देंगे, इस बिल को समर्थन दे देंगे। और 21 तारीख को तो वैसे भी बिल नहीं आने वाला है, तो मुझे लगता है फिलहाल वो एनडीए की बैठक में शामिल नहीं। आप लोग जो है ज्यादा वो जाते हैं क्रिटिकल राहुल गांधी पे। राहुल गांधी जी ने पंजाब का मसला सुलझाने के लिए कल प्रताप सिंह बाजवा को दिल्ली बुलवाया, जो एलओपी है, और उनको भेजा जाओ चन्नी से मिलो, और वो गए और चन्नी से मिले। चन्नी जी ने कहा हम कोई बात नहीं, ठीक है। पूरी बात एक ब्रेक के बाद।